हेलो दोस्तों, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपरमैन चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में क्लास 12 की केमिस्ट्री के वेरी आईएमपी क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, जो कि सन 2008 से 2024 के बीच के क्वेश्चन जो हुए हैं ना एग्जाम पेपर, जो उन्हीं के क्वेश्चन हैं दोस्तों। ये कहीं बाकी के नहीं है दूसरे के, जो कि बोर्ड के आपके एग्जाम हुए हैं ना 2008 से लेकर 2024 के, उसी क्वेश्चनों में के पेपर में के ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यदि इन्हें याद कर लेते हो तो जो आपका 21 तारीख को है ना पेपर, उसमें आपके 70 में से 70 नंबर आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ केवल से केवल आप यही कर लीजिए, बाकी को आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम अब शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है राउल्ट का नियम तथा इससे वाष्प दाब की गणना। ठीक, फिर अगला है आदर्श व अनादर्श विलयन को समझाइए दोस्तों। इसमें हमारा अंतर भी बनेगा, आप अंतर भी इसका तैयार रखिएगा। ठीक, फिर अगला है हेनरी का नियम तथा सीमाएं लिखिए। फिर अगला है परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका कि वाट हाफ गुणांक से क्या अभिप्राय है, सूत्र लिखिए। ठीक, फिर अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका हिमांक अवनयन व क्वथनांक अवनयन ग्राफ सहित समझाइए। फिर जो दोस्तों अगले जो क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों का मूललता वाला। तो दोस्तों ये जो आपका मूललता वाला है ना, मूलरता नॉर्मलता पीपीएम को परिभाषित कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका इन दोनों में अंतर भी हो सकता है, इन दोनों में अंतर भी हो सकता है, इनमें भी अंतर, तो आपको अंतर भी इनके करने चाहिए। अंतर आएगा तो 4 नंबर में आएगा, और यदि परिभाषा आएगी तो 2 नंबर में आएगी। ठीक दोस्तों, इसलिए 4 और 2 नंबर, और इसमें से आपका 4 और 2 नंबर का आना है तो यही आएगा। ठीक, फिर अगला है विद्युत रासायनिक सेल व गैल्वेनिक सेल को समझाइए। ठीक, फिर अगला है लवण सेतु क्या है, कार्य लिखिए इसके। ठीक, फिर अगला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का वर्णन कीजिए। ये भी वीडियो इंपोर्टेंट है, आप इसे भी कीजिएगा। ठीक, फिर अगला है विद्युत अपघटनीय सेल का सिद्धांत सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, फिर अगला है कोलरास का नियम व अनुप्रेरक लिखिए। फिर अगला है विद्युत वाहक बल व विभवांतर बल में अंतर लिखिए। ठीक दोस्तों, फिर अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले में जो है कि संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक, जंग लगने का कारण लिखिए। ठीक, तो अगला है मूलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध भी आएगा, इनकी परिभाषा भी आएगी, और इन दोनों में अंतर। तो आपको जो 3 चीजें इसमें कर लेनी है, वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें से। ठीक, तो अगला है अभिक्रिया की कोटि व अनुसंख्यता में अंतर। ठीक दोस्तों, इनकी परिभाषा भी आएंगी और अंतर भी है। ठीक, तो अगला है अभिक्रिया की दर स्थिरांक में अंतर। ठीक, फिर अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया व शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक व अर्ध आयु काल लिखिए। जे आपका 4 नंबर में आएगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक, फिर आपका जो अगला जो है, अगला है आपका अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने आर्यनीय समीकरण लिखिए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक, फिर अगला है अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी परिभाषा भी आ सकती है, तो ये आगे। ठीक, फिर अगला है कि संकरणीय व दहली ऊर्जा में संबंध लिखिए। संबंध भी आएगा दोस्तों और अंतर भी आएगा, तो आप इन्हें अंतर को भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, अब हम जो अगले देखते हैं, अगला जो है दोस्तों, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों जहाँ से हैं आपका कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला में विधि लिखिए। ठीक दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आएगी। एक प्रयोगशाला में विधि वाला जितना भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसका एक ना एक 4 नंबर में आएगा, इसलिए आपको सभी के सभी करने हैं। ठीक, फिर आपका जो अगला है कि SN1 व SN2 अभिक्रिया को समझाइए और इनमें अंतर भी लिखिए। ठीक दोस्तों, जब मैं पढ़ता था तब इन दोनों में अंतर आया था 5 नंबर, तब आता था 5 नंबर का। तो ये अभी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई भी एग्जामों में पूछा गया कई बार। ठीक, फिर अगला है हेलोरीन हेलोएल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, क्यों, तो ये कारण आएगा आपका 3 नंबर में। ठीक, फिर निम्न अभिक्रिया को समझाइए। ये अभिक्रिया है, एक है सेंडमेयर अभिक्रिया, बुर्ज अभिक्रिया, राइमर टेमेन अभिक्रिया और हुंसिडीकरण और बुर्ज फिंडक अभिक्रिया और BHC। और फिर अगली है जो कि फेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिर ये है कार्थिलिटिन
कार्थिलएमीन अभिक्रिया, फिर DTT अभिक्रिया और फिर आपकी है फिंडिंग अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाओं में से एक आएगी, वो भी 4 नंबर की आएगी। ठीक दोस्तों, और डायरेक्टली 4 नंबर की अकेला आपको समीकरण लिखने के लिए भी दे दें तो कई एग्जाम से आपके सभी के सभी क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकते हैं, इसलिए आप इन सभी को अच्छे से कर लीजिएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, अगला है क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक, फिर जो अगला है क्लोरीन बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो दोस्तों जे क्लोरीन का आपका समीकरण आपने पढ़े होंगे, तो इन पर लिखना है हेलोजिनीकरण पर, नाइट्रोजीकरण पर, एल्किनीकरण पर और एल्किलीकरण पर। तो मैंने यहाँ पर 4 दे दी हैं क्योंकि चारों इंपॉर्टेंट आपसे एक को करने के लिए पूछा जाएगा। ऐसा आएगा क्वेश्चन की क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया हेलोजिनीकरण पर लिखिए। ठीक, ऐसा आएगा, एक कोई देंगे आपको। ठीक, फिर नेक्स्ट है लिगेंड क्या है, कीलेट लिगेंड के उदाहरण दीजिए। तो आपको ये भी करना पड़ेगा। ठीक, फिर ये है कि द्वि लवण व शंकु लवण को समझाइए और इनमें अंतर भी। ठीक, तो अंतर जितने भी हैं दोस्तों सभी के सभी अंतर जरूर करना चाहिए। ठीक, क्योंकि अंतर आपको 2 आएंगे। अब आप वो कौन कौन से करते हैं वो आप जाने। ठीक, अब उपसय संयोजी यौगिक की समावेशता को समझाइए। फिर नेक्स्ट है कि लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर। ठीक, फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल मत छोड़िए। डी ब्लॉक व एस ब्लॉक में अंतर। डी ब्लॉक आपने सारणी पढ़ी होगी, उसके हैं ये डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में अंतर। फिर अगला है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ऑक्सीकरणावस्था, धात्मिक लक्षण, आयनिक आकार व त्रिज्या और आयनीकरण एंथैल्पी। तो दोस्तों जे मतलब टिक वाला नहीं है, जी ऐसा आएगा क्वेश्चन, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ऑक्सीकरणावस्था लिखिए। तो ऐसा आएगा। ठीक दोस्तों जी, फिर अगला जो है कि लेंथेनाइड संकुचन को समझाइए। ठीक, अब आपके जो इम्पोर्टेंट है आपका 3 नंबर में आएगा। ठीक, तो ये आपको जरूर करना है। ठीक, जो आपको दिख रहा है ना कारण वाले, कारण नंबर 1। ठीक, ऐसा आपको एक आएगा, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिए क्योंकि चारों इम्पोर्टेंट है। ठीक, कई एग्जामों में पूछे गए हैं, कई साल में। एक जी 2016 में पूछा गया, संक्रमण धातु रंगीन होती हैं क्यों। 2016 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया और 22 में भी पूछा गया है। ठीक, और 2008 में भी पूछा गया। 4 बार रिपीट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, संक्रमण धातु रंगीन होती हैं क्यों। फिर अगला है दोस्तों, ये तो बिल्कुल लगभग लगातार ही आ रहा है, Fe2+ की त्रिज्या Mn2+ से कम होती है क्यों। ठीक, फिर जो अगला है कारण कि TiO2 श्वेत है जबकि TiCl3 बैंगनी है क्यों। ठीक, फिर अगला है संक्रमण धातु मिश्र धातु बनाते हैं क्यों। ठीक, फिर अगला जो आने वाला है दोस्तों ये आएगा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक, फिनोल का अम्लीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। ठीक, फिर इसी का जे क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, जे मैंने 2 कर दिए हैं लेकिन ये एक ही है, आपको एक ही आएगा ऐसा कि फिनोल का अम्लीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। क्या कारण है कि फिनोल अम्लीय व एल्कोहल क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन यदि 3 नंबर में आया तो आपको केवल कारण आएगा। ठीक, जो कारण होगा कि फिनोल अम्लीय व एल्कोहल क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्यों। ठीक, जे कारण बन जाएगा। तो आपके इस प्रकार से ये कारण भी बनेंगे। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगले जो क्वेश्चन हैं ये आप देख लीजिए, आपकी लास्ट ये चल रहे हैं। ठीक दोस्तों, लास्ट ही चल रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं चल रहा है। अभिक्रिया, ठीक, ये अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया एक तो आती हैं, आप कहीं का भी एग्जाम पेपर पढ़ रही अभिक्रियाएं तो आपको 3 मिलेंगी। अब वो अलग अलग आपने यूनिट देखे होंगे कि आपके में 6 यूनिट है, तो हर एक यूनिट में से एक अभिक्रिया आएगी। ठीक, सो अब ये आपकी अभिक्रिया है कि कोल्बे अभिक्रिया, लूकास अभिक्रिया, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, ये इम्पोर्टेंट है। और एक जे भी है बी हाइड्रोजनीकरण। ठीक, और ये निर्जलीकरण, ये तीनों हैं। और ये फिर लास्ट है आपकी हाइड्रोबोरेशन अभिक्रिया, इसे आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक, फिर अगला है एल्कोहल व फिनोल में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं पढ़ता था तब ये आई थी। ठीक, अब ये अभिक्रिया नेक्स्ट है कि फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक, फिर अगला है आपका एल्कोहल फिनोल का IPUC नामकरण लिखिए। इनका IPUC से नाम लिखना है आपको, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक दोस्तों, फिर अगला है कि एसीटोन, एसिटिक अम्ल से एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखो जी आ गया, मैं बोल रहा ना प्रयोगशाला वाला आपका एक 4 नंबर में आएगा, इसलिए आप करते रहना। एक वो हो गया, एक जे और एक और आएगा। ठीक दोस्तों, एक ना एक तो आता ही है। ठीक, तो अगली जो है कि साटमबाम अभिक्रिया, तो आपको इसमें क्या अभिक्रिया लिखनी है। साटमबाम अभिक्रिया जे इंपॉर्टेंट है, हिंगबर्ग अभिक्रिया, सीमेंट अभिक्रिया, मास्टर ऑयल अभिक्रिया
और मेडियल अभिक्रिया और एगमा अभिक्रिया और हाफमैन अभिक्रिया। इसमें से आपको 3-4 करनी पड़ेंगी। एक ये करनी पड़ेगी शामट अभिक्रिया, हिमबर्ग अभिक्रिया, सिमेट और हाफमैन। ये चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये तो इम्पोर्टेंट का ही सरदार है, यानी पिताजी हैं। ये DNA और RNA ये सब में पूछा जाता है, इससे ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब ये आए थे। जब मैं पढ़ता था दोस्तों, जब मेरे एग्जाम में तकरीबन 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो अंतर के आए थे। और आप नहीं किसी भी एग्जाम का पेपर उठा लीजिए, केमिस्ट्री का 4 अंतर आपको आएंगे, इसलिए अंतर कहीं पर नहीं छोड़ना है। ठीक दोस्तों। फिर अगला है एमीन जल में विलय होते हैं क्यों। ठीक। फिर अगला है एथिल एमीन व एनिलिन बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखो जी आ गया। ठीक दोस्तों। तो ये 3 में से एक ना एक आपको कर लेना है, क्योंकि आएगा जरूर। ठीक। फिर अगला है रेशेदार प्रोटीन व गोलीकरण प्रोटीन में अंतर लिखिए। फिर अगला है एमिन अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति। तो दोस्तों एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति को जॉटर आयन भी बोल सकते हैं, वो तो आप याद रखना। ठीक। फिर अगला है कि किन्हीं 4 प्रोटीन के नाम व कार्य लिखना है। ठीक। तो अगला है टिप्पणी करना है इन पर, प्रोटीन की प्रकृतिकरण पर, फिर अल्फा एमीन अम्ल पर, और पेप्टाइड बंद प्रोटीन की प्राथमिक संरचना पर। ठीक दोस्तों। फिर अगला जो है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके कार्य लिखिए। फिर ठीक। अगला है न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। इसे न्यूक्लिक अम्ल को घटक के नाम से भी आएगा। ठीक। अधिकतर ये न्यूक्लिक अम्ल के नाम से आता है, लेकिन ये भी याद रखना क्योंकि घटक के नाम से ही पूछ देंगे। अब जो नेक्स्ट है आपका लास्ट और अंतिम। ठीक। विटामिन ABCD से रोग और रासायनिक नाम लिखिए, यानी कि रोग के नाम भी बता सकते हैं कि किस रोग में इसका उपयोग होता है। ठीक। और किस रोग की कमी के कारण से होता है। ठीक। उनके रासायनिक नाम भी पता होने चाहिए। तो दोस्तों जो मैंने आप लोगों को 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ना दोस्तों, तो आप यदि इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो बाकी में आपके 70 में से 70 आएंगे दोस्तों। ये मेरी गारंटी है। यदि 70 में से 70 नहीं आए तो आप मेरे इस चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सन 2008 से लेकर 2024 कि जो आपके जो हाफ ईयर के तक हुए ना, हाफ ईयर के, उनके सहित मैंने इनमें क्वेश्चनों को एक एक करके ढूंढा हुआ है। और ये बोर्ड के MP बोर्ड के जितने भी एग्जाम हुए उन्हीं के क्वेश्चन हैं दोस्तों, कहीं अगल से नहीं है कि किसी कोचिंग ने ये ऐसे पढ़ाए हैं कि वैसे पढ़ाए हैं। दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम के ही सभी के सभी क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब आपके पास मात्र से कोई 72 घंटे बचे हैं, तो 72 घंटे में आपको 50 तो होने ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये 50 कोई भारी नहीं है, जाना नहीं है, क्योंकि इसमें से आपको लगभग 30-45 तो आपको याद होंगे ही, और जो कुछ बचे होंगे तो वो आप कर ही लोगे। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें, ताकि वो भी क्या इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मैं अब अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।